हो ना। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले सही विकल्पों का चयन है और पहला प्रश्न है समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें। याद हो गया किसके किसके बीच का कोण है? समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र का। ये फिक्स है, ये खाली स्थान विकल्प कैसे भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को समझना जो दूसरा वाला है, दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा? तो इसको हल करना पड़ेगा तब फिर ये बनेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने आवेश हैं यहाँ? 2। तो ऐसी कंडीशन है कि मान लो ये हम लाइन खींच लिए और दो बिंदु बना लिए, एक जगह पर क्या है Q और दूसरी जगह पर क्या है? नहीं है, यही है, हाँ Q है ना, दो बिंदु आवेश हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q होगा। ठीक है, इसके पूरे बीच की दूरी कितनी है? 2a, लेकिन हमको मध्य बिंदु का पता करना है, तो मध्य बिंदु कितने में होगा? a में होगा ना। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? a, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया? a, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 2a। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पर हमको इस जगह पर O बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर 1/4 पाए, गुड मॉर्निंग, एप्सिलॉन नॉट और Q/r है, लेकिन यहाँ पर R है क्या? चित्र में देखो A है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ? A। ठीक है, ये मैं इस आवेश का लिख दिया, फिर यहाँ पर मैं प्लस लगाया, फिर से दोबारा से यही सूत्र लिख दूंगा। क्या हो जाएगा बताओ? 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा? Q/a। दो बार लिखाओ ना, समझ में आ गया क्यों दो बार लिखा हूँ? एक बार इस आवेश के लिए और एक बार इस आवेश के लिए, और दोनों को क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं। अब जोड़ने पर इतना तो उत्तर देख लेते, इतना उत्तर दिया है क्या? नहीं दिया, मतलब इसको आगे और हल करना पड़ेगा। तो कैसे हल करेंगे? इसमें से देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a कॉमन आ जाए, यदि ये दोनों में है ना, ये कॉमन में आ जाए, या कह सकते हो दो बार है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/a। समझ में आया? दो क्यों कर दिया हूँ? हाँ, दो बार है। अब इसमें से कुछ कट सकता है क्या? हाँ, अभी ये भी मिला सकते हो कि यार ये आंसर दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो 2 से ये काट देंगे, ये कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब आंसर मिलाओ, कहाँ पर है ना? तो देखो इसमें मिलाओ, इसमें Q है, इसमें भी क्या है? Q है, फिर यहाँ पर क्या है? ये 2 है ना, तो इसमें भी 2 है, पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, a है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक, हालांकि ऐप में भी ये सॉल्यूशन इस तरह से दिया हुआ है, पर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग देख लेना, इसको ऐसे ऐसे करना। क्लियर? अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। तो तीसरा प्रश्न देखो, 10 कूलाम आवेश देने पर चालक का विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता, ये क्या पूछ रहा है? धारिता। धारिता का सूत्र क्या होता है? ये देखो यहाँ पर लिखो, C बराबर Q/V। अब Q का मान कितना दिया है? सीधा सीधा तो है, ये क्या हो गया? 10, और ये V का मान कितना दिया है? 2, भाग कर देंगे कितना आया? 5 फैरेड, तो इसका आंसर 5 फैरेड हो जाएगा। यहाँ पर देख लो चौथे नंबर में, 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समान होगा। किस क्रम में जोड़ें पहले ये पता करना, किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या समान होता है? विभव लिखा हो या विभवांतर लिखा हो। हम इस तरह का संधारित्र करे थे ना, ये वाला ये बनाए थे, फिर ये बनाए थे, फिर एक संधारित्र ये जोड़े थे। ठीक है, कुछ लोग यदि इसमें गायब रहे होंगे तो देख लेना, ये इस तरह का था। इसका विभव कैसा था? समान। आवेश कैसा था? अलग। ठीक है, वाह, तो यहाँ समझ में आ गया कितने संधारित्र हैं? 2।
किस क्रम में जोड़े हैं? समांतर क्रम में। तो पहले इतने हिस्से को हम हल करते हैं कि दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो ये देखो समांतर क्रम का ये सूत्र होता है, ये CP का मतलब P लिख दिया माने पैरेलल है, आप 1 2 लिख सकते हो जो भी करना हो। तो उसका जो सूत्र पढ़े थे C बराबर C1 + C2 + C3 + C4 ऐसे होता है किसका? समांतर क्रम का। यहाँ पर मैं कितने लिखा हूँ? 2। C ही क्यों लिखा हूँ यार? क्योंकि दोनों का मान कैसा है? समान। तो ये C जोड़ दिए तो कितना हो गया? 2C। तो समांतर क्रम में धारिता का मान कितना आ गया? 2C। समझ में आ गया? अब फिर इसके आगे क्या बोलता है? फिर उसी को किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो यहाँ पर मैं 1/C ना लिख के थोड़ा सा नीचे S लिख दिया हूँ। S का मतलब सीरीज है। यदि आपको PS छूट जाए, दिमाग में नहीं आए कि P था कि S था, तो आप हिंदी से लिख देना, नीचे लिख देना C और यहाँ लिख देना समांतर और यहाँ पर लिख देना C और यहाँ लिख देना क्या? श्रेणी। ठीक है। यहाँ पर यदि वो भी ना समझ में आए तो लिख देना यहाँ 1, यहाँ लिख देना 2, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक। तो अब सूत्र लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1/C + 1/C। इसमें क्या 1 2 लिखा हूँ? क्यों नहीं लिखा हूँ? इसको देखो, यहाँ क्या लिखा है? समान धारिता के हैं, तो माने पहले वाले का भी C है और दूसरे वाले का भी C है। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2C। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जब हम श्रेणी क्रम में निकालते हैं तो हमको 1/CS का मान मिला है। किसका मिला है? 1/CS का। तो इसको उल्टा करना पड़ता है। देखो ये वाले स्टेप में CS को कहाँ लिख दिया? ऊपर। तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अभी ये क्या लिखा है? 2/C। अब क्या हो जाएगा? C/2। तो आपको समांतर क्रम में ये मिल गया और श्रेणी क्रम में ये मिल गया। ठीक। अभी तो ये है कि सवाल पढ़े हो, आपको उत्तर याद है तो डायरेक्ट यही प्रश्न आ जाएगा तो कर लोगे। मान लो कुछ मान बदल दिया, यहाँ पर 3 संधारित्र लिख दिया तो फिर इस तरीके से निकाल सकते हो। तरीका आना चाहिए आपको। अब हमको क्या बोलता है कि इनका अनुपात निकालना है, समांतर क्रम का और किसका? श्रेणी क्रम का। तो समांतर क्रम का ये CP/ क्या लिख दिया? CS। माने यहाँ हो गया समांतर क्रम और ये हो गया श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में कितना आया था? 2C। तो यहाँ लिख दिए ना 2C ये। ठीक है। और श्रेणी क्रम में क्या आया था? C/2। तो यहाँ लिख दिए C/2। अब देखना ये C तो ये C से कट जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा ना। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, बटे में कुछ नहीं बच रहा है तो क्या मान लोगे? 1 अनुपात में व्यक्त करना है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 4/1। तो प्रश्न है 6वां, आवेश 2 माइक्रोकूलाम में से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कर लो। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब हम दिमाग नहीं लगाएंगे तो यही हमको कैसा लगने लगेगा? कठिन। तो देख लेते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि इसमें आवेश कितना दिया है। ये कितना है यार? 2 माइक्रोकूलाम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये Q का मान कितना है? 2 माइक्रोकूलाम। म्यूसी लिखते हैं ना माइक्रोकूलाम को। अच्छा, माइक्रो को हटाते हैं तो क्या हो जाता है? हाँ चलो, आपसे ये तो माइक्रो वाला आने लगा। तो 2 × 10⁻⁶ हो गया। ठीक। ये Q का मान पता चल गया। दूर कितना है यार? 5 मीटर। तो R का मान कितना है? 5 मीटर। ठीक, ये पता चल गया। ये दूरी क्या ये सब SI या मात्रक में है? पहले ये भी मिलाना होता। तो मीटर में है ये और ये कूलाम में है, SI मात्रक है। अब हमको क्या करना है? इसमें क्या निकालना था यार? विभव। तो विभव का सूत्र ये होता है, देखो तो ये सूत्र याद है? V बराबर 1/4πε0 Q/R। अब इस सूत्र में मान रखते हैं तो यहाँ पर देखना ये जो नीतांक है ना, इसका मान कितना होता है? हाँ 9 × 10⁹ ये फिक्स रहेगा। ठीक, इसको तो लिखना ही है। इसके बाद देखो ये क्या लिखा है? Q। तो Q का मान यहाँ निकाले हो ना, क्या था? 2 × 10⁻⁶ 2 माइक्रोकूलाम। और R का मान कितना है? 5। अब इसमें कैसे आ गया देखना। तो पहले घात देख लेते हैं आप। 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये 10⁻³ है। ठीक है। अब क्या बचा है यार? 9 और 2। तो 9 और 2 का गुणा करो 18।
18 में 5 का भाग करना है, ठीक है। तो या तो मन में भाग कर लेना कि 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, और न आए तो इसको पीछे रफ कॉपी में भी ऐसे भाग करते हो कि ये 5 तिहाई क्या हो गया 15, और इसका हम घटाएंगे तो क्या आएगा 3। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये शून्य उतार दिए, 5 छक्का 30, ये 3.6 गुणी 10 की घात 3 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से ये, ठीक। अब इसमें देखते हैं विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, तो क्या नहीं है देख लो इसमें से। अब बताओ धारिता का मात्रक फैरेड होता है क्या? धारिता का मात्रक फैरेड ही होता है। धारिता का मात्रक कूलाम वोल्ट होता है क्या? कैसे होता है? मैं अन्य मात्रक भी लिखाया था ना, C बराबर क्या था Q/V। तो Q का मात्रक क्या होता है कूलाम, इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसलिए क्या हो गया कूलाम वोल्ट। ये भी है, अब ये नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा वोल्ट, क्योंकि ये तो विभव का मात्रक होता है, ठीक है। हाँ, 8वां प्रश्न देखो, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होती है। देखो उस दिन मैं संधारित्र दिखा रहा था, कुछ लड़के इसमें लगा करके स्पार्क भी किए थे, तो उसके अंदर ऊर्जा संचित हो जाती है। ऊर्जा संचित कहाँ होती है हमको ये बताना है कि उसके बीच में कहाँ होती है। तो कहाँ होती है? दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम में, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं बोलूँ कि बाल्टी में पानी भरते हो तो पानी कहाँ इकट्ठा होता है? वो प्लास्टिक के भीतर। यदि प्लास्टिक की बाल्टी है तो प्लास्टिक के भीतर। उसी तरह यदि हम संधारित्र बना लिए तो संधारित्र में 2 प्लेटें लगाते हैं, तो ऊर्जा कहाँ पर संचित होती है? 2 प्लेटों के बीच में, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा थ्योरी वाला है। अब 9 नंबर का देखना है आपको क्वेश्चन, नगण्य मोटाई का। नगण्य मोटाई का मतलब बहुत ही पतली, बाल से भी पतली, उसको हम क्या बोल सकते हैं? नगण्य, ठीक है। कि एल्युमिनियम की प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच रख दी जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? तो यहाँ देखो, यहाँ पर आंसर क्या सही है? अनंत हो जाएगी। पर कैसे हो जाएगी उसको समझना है आपको, तो टिक करके आना ही, कारण न हो लिखना है ना। कारण तो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये धारिता का सूत्र होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, ε0 KA/D। तो C माने क्या था यार? हाँ, संधारित्र की धारिता। ε0 क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और K क्या था? परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। यदि सिंपल में क्या कहें तो क्या है? परावैद्युतांक। और A क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। D क्या था? प्लेटों के बीच की दूरी। अब यहाँ पर ये सीधे अनंत क्यों आ गया? क्योंकि ये जो एल्युमिनियम प्लेट है एक धातु है, और धातु का K का मान माने परावैद्युतांक क्या होता है? अनंत। तो यदि मैं यहाँ K को हटा करके इसकी जगह पर अनंत रख दूँ तो अनंत का किसी से गुणा करोगे तो अनंत ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसकी धारिता क्या हो जाएगी? अनंत। ये क्या है यार? द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में क्या क्या शून्य होता है बताओ। इसमें 2 चीज़ें पूछ लिया है आपको। विभव याद होगा कि विभव शून्य होता है, लेकिन यहाँ पर विभव शून्य यहाँ भी लिखा है ना। इसमें से बताओ क्या होगा यार? पहला वाला देखो, विभव और विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्या दोनों शून्य होता है ना। और यहाँ पर विभव शून्य और विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अशून्य होता है। थोड़ा सा याद कर लेते हैं, जब हम विभव निकाले थे निरक्षीय स्थिति पर तो ये आया था, और जो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र निकाले थे वो था E बराबर 1/4 पाई ε0, और क्या आया था यार? 2p/r³। क्या इसका मान शून्य आया? विभव शून्य होता है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य नहीं होता। उसी को क्या लिख दिया है? अशून्य, ठीक। अब हम 11 नंबर में देखते हैं, 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक में क्या समान होता है? आवेश, है ना। तो श्रेणी क्रम का सूत्र भरना हो, पढ़ना है। उसमें कुछ मैं पॉइंट लिखाया था ना कि ये है, और इस तरह से हम जब संधारित्रों को इस क्रम में जोड़ते हैं तो कौन सा क्रम दिख रहा है? श्रेणी क्रम। इस श्रेणी क्रम में इसके भीतर हम लिखे थे Q, इसमें भी क्या लिखे थे? Q, इसमें भी क्या लिखे थे? Q। तो क्या आप इनको सभी में क्या समान मिल रहा है? आवेश। इसलिए यहाँ पर ये हो गया आवेश। तो ध्यान रखना है, समांतर क्रम हो तो क्या समान होता है? विभव। समांतर क्रम में क्या समान होता है? विभव। और श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? आवेश।
गोली चालक की धारिता का सूत्र आप लोग निकाल चुके हो, और इसका सूत्र कितना है, ये 4πε0। ठीक, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव हैं। और ये बार अगला है 1 फैरेड खाली स्थान स्थित फैरेड होता है। तो यहाँ पर ये जो फैरेड है ये एसआई मात्रक, और जो स्थित फैरेड है वो उसका सीजीएस मात्रक है। जैसे हम बोलते हैं 1 मीटर बराबर कुछ ना कुछ मान सेंटीमीटर में होता है, कितना होता है 100 सेंटीमीटर, वैसे 1 फैरेड का मान यदि हम स्थित फैरेड में निकालें तो 9 × 10⁻11 फैरेड है। ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक, हाँ, ये जूल बराबर क्या हो गया यार, कैसे वोल्ट भर दोगे, कैसे जानोगे? तो देखो अब इसमें भी घुमा दिया है। ये सूत्र होता है V बराबर W/Q, ये सूत्र होता है। यदि मैं W निकालूं तो सूत्र क्या बनेगा बताओ? W = बनाऊं तो क्या हो जाएगा, QV, यही बनेगा। अब इनके मात्रक को रिलेट करते हैं। W का मात्रक क्या हो गया, जूल। आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। अब किसका मात्रक बचा, V का, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ जो है स्थान सिंपल सा है। विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लिखा होता तो सदिश। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती, सदिश। अब विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश। अब देखो यहाँ पर Q आवेश से R दूरी पर विभव का सूत्र होगा, तो V बराबर 1/4πε0 Q/R। कभी कभी इसी को घुमा दिया। अब परीक्षा में ऐसा आ गया कि यहाँ पर कैपिटल Q लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, कैपिटल R लिख दिया। अब बोला कि विभव का सूत्र लिखो, तो क्या करोगे, यही लिख दोगे। हाँ, इसको क्या कर दोगे, कैपिटल, और इसको क्या कर दोगे, R। ठीक, बस इतना भी सोच लेंगे कि यार बच्चा पढ़ा है तो क्या इतना दिमाग लगा सकता है, ऐसे भी आ जाते हैं। पृथ्वी का मानक विभव, पृथ्वी का मानक विभव कितना होता है, 0। ये याद करने वाली चीज़ है ना। पर इसमें यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी का मानक विभव 0 क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी एक विशाल चालक, इससे आवेश जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका विभव क्या माना जाता है, 0। फिर से रिपीट कर लो यार, क्यों 0 माना? अब ये विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव घटता है। जब हम एक इस तरह का निकाले थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये समविभव पृष्ठ में संबंध निकाले थे, तो हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की ऐसे लिखे थे। तो जब हम विद्युत क्षेत्र में जाते हैं उसकी दिशा में, तो विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो यही है इसका मतलब, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर यदि हम जाएं तो विद्युत विभव का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब ये देखो ये सिंपल सा है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रा क्या है, फैराड। ठीक है, तो जब ऐसे शब्दों में आए तो आपको शब्दों में लिख के आना है, ऐसे आपके न संकेत भर के नहीं आना है। जब आपका बहुत ही मन हो कि यहाँ मैं लिखवा करूँगा, तब हिंदी भी लिख देना, उसको भी लिख देना। ठीक है, तो जब खाली स्थान होता है उसमें संकेत भरने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर 0 है तो ये वाला काम ना चलेगा, ऐसा उसको हिंदी में लिखना पड़ेगा, क्या, 0। ये सही है। ठीक, देख लेते हैं। संधारित्र का नेट आवेश कितना होता है, 0। मैं पूछूं क्यों होता है यार? क्योंकि एक प्लेट में क्या होता है, धनावेश, दूसरी प्लेट में क्या होता है, ऋणावेश। उतने बराबर होते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाए, 0। इसलिए यहाँ पर प्लेटों में आवेश, नेट आवेश का मतलब कुल आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसको भी किस में लिखोगे, शब्दों में। ठीक, 9वें नंबर का देखना है। ये देखना, समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता, अब यहाँ पर ये नहीं पता चलेगा कि घट जाती है, बढ़ जाती है, तब आप सीधे उसके सूत्र में पहुँच जाओ। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, माने थोड़ा सेंस लगा के काम करना है, तुक्का भर के नहीं आ जाना है। अब इसमें क्या पूछा यार, देखो यहाँ तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर। ठीक है, पहले इसको पकड़ लो, फिर इस सूत्र में पकड़ो कि दूरी किसको बता रहा है, किसको बता रहा है, ये डी को। यदि डी का मान बढ़ा तो सी का मान घटेगा। उल्टा रिलेशन है ना ये, माने सीधा रिलेशन और उल्टा रिलेशन समझते हो कि यदि ये ऊपर है और ये नीचे है तो हम इसको क्या बोलेंगे, उल्टा रिलेशन।
यदि बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ पर क्या भरोगे, घट जाती है। ये सूत्र से देख के बताना है, समझ में। ठीक, मान लो यहीं पर ऐसा होता कि प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर उसकी धारिता खाली स्थान हो जाती है। जैसे मैं यही प्रश्न आपको अभी दे दूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पढ़ाया कि दूरी बढ़ाने पर इसकी धारिता क्या होती है, घट जाती है। अब मैं परीक्षा में चुपचाप से ऐसे दे दिया कि इसकी दूरी घटाने पर क्या होता है, तो आप तो यहाँ से पढ़ के जाओगे कि घट जाती है, आप वही छाप के चले आओगे। तो थोड़ा समझना है कि वो क्या सेंटेंस में क्या लिख दिया है, थोड़े थोड़े शब्द से आंसर बदल जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। वैसे कार्य का सूत्र देख लो, W = होता है Fs cos थीटा या FD cos थीटा, है ना। आप लोग 11th में पढ़े होगे, कार्य बराबर यहाँ पर बल गुणे विस्थापन होता है, और थीटा में लिखें तो यह हो जाता है Fs cos थीटा। यहाँ पर क्या लिखा है, लंबवत। लंबवत का मतलब कितना कोण, 90। तो थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिख दिए, 90। cos 90 का मान पता है, शून्य। तो शून्य का गुणा करेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर विभव खाली स्थान होता है। यहाँ पर कुचालक का मतलब परावैद्युत पदार्थ, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ कुचालक ही होते हैं ना। अब ये सूत्र है, क्या पूछ रहा है ये, विभव। तो विभव का ये सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R। अब ये बोलोगे कि ये कहाँ से घुस पड़ा सर जी, अभी तो नहीं था अभी तक। तो जब माध्यम होता है तो K भी लिख देते हैं। K वहीं आता है जहाँ एप्सिलॉन होता है। यदि यही ε0 ऊपर होता तो K कहाँ लिख देते, ऊपर। अभी पीछे का सूत्र आया था ना, ये वाला देखो, ये कहाँ लिखा है, K ऊपर, क्योंकि ε0 कहाँ है, ऊपर, और यहाँ ε0 कहाँ है, नीचे। तो जहाँ ε0 होता है सूत्र में, उसी के बगल में क्या आता है, K। तो जहाँ भी माध्यम की बात हो उसके K लिख देते हैं। तो अब ये सोचो, यदि हम K को रख दिए हैं तो V का मान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि इसका फिर से देखो, ये ऊपर और ये हुआ नीचे, माने कैसा रिलेशन हो, उल्टा। ये जाएगा दाएं तो वो जाएगा बाएं, बात नहीं मानेगा, उल्टा पुल्टा काम करने वाला। ठीक है, तो यदि हम इसको रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो V का मान क्या होगा, घटेगा। देख लो चालक की धारिता क्या होगी, इसमें ढूंढो तो है। हाँ, चालक की धारिता ये क्या हो जाएगी, Q/V। समझ में आ गया, सूत्र था ना C = Q/V। अब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बताओ, ये है 1/2 CV²। ठीक है, बन रहा है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताओ, नहीं धारिता बताना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हाँ, ये वाला है ना, C = ε0A/D। ये भी संधारित्र की धारिता, ये भी धारिता। ये चालक की थी, ये किसकी हो गई, संधारित्र की। फिर ये ऊर्जा घनत्व, हाँ ये है। अब बिंदु आवेश का क्या है, ये विभव। ये विभव है, इससे परेशान नहीं होना कि ये K घुसा है तो यह नया सूत्र हो गया, कुछ और हो गया। K का कोई फर्क नहीं। माध्यम है तो K लिख देंगे, बिना माध्यम का है तो K नहीं होगा, बस इतना फर्क है। ठीक ठीक, अब देखो पढ़ो तो ये वाला खुद से पढ़ो। बढ़ जाएगी। हाँ, तो जब ऐसे पूछा जाए कि यार समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच यदि हम कागज़ भर दें, प्लास्टिक भर दें, परावैद्युत पदार्थ भर दें तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये सूत्र बोलता है इसके पास जाना है, सारा इलाज इसी के पास है, यही है डॉक्टर इसका। ठीक, C = ε0 Ka/ क्या होता है, D। तो कागज़ भरने पर K का मान बढ़ेगा, है ना। ये और ये इनका सीधा संबंध है। बोले भाई तुम बढ़ रहे हो तो मैं भी बढ़ूंगा। ठीक, ये उल्टे वाले नहीं हैं। तो यदि K कागज़ भरने पर K का मान बढ़ जाएगा तो C का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, इस तरह से। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। इसका मान कितना था यार, किसी को याद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जूल ऊर्जा है। यहाँ पर क्या होता है, जूल। और यदि कूलाम लिख दिया तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तीसरा देखो, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण
किन बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो हम लोग अक्षीय और निरक्षीय पर विभव निकाले थे, तो निरक्षीय पर क्या आया था, शून्य, तो उसमें तो अधिकतम होने का चांस ही नहीं है। मतलब किस स्थिति में होगा, अक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है, ये होता है नियत। अच्छा एक चीज़ और है, अब नहीं अभी मैं उसको समझाऊंगा जो आपको सुनना आ रहा है। ये भी लिख देते हैं कुछ लड़के, तो स्पेलिंग में बड़ा फ़र्क होता है, इस नियत में और इस नियत में दोनों में फ़र्क है। ठीक है, चाहे तो वो वाला ऊपर वाला लिखोगे तो जो चेक करने वाला है आपको वो गलत भी कर सकता है। ये नियत का मतलब है नज़रिया, कैसा इंटेंशन है आपका, क्या सोचते हो। ठीक है, यार ये मोबाइल रखा, सर उधर देखेंगे तो मैं चोरी करके ले जाऊँगा, ये आपकी क्या कहला गई, हाँ ये नियत है। और इस नियत का मतलब जो फिक्स हो, नियतांक जिसका मान न बदले, वो क्या कहलाता है ये। ठीक, अब यहाँ पर जैसे भी वहाँ पर से आवाज़ आई कि ये शून्य होता है, तो आपको समझना है यदि यहीं पर विद्युत क्षेत्र लिख देता, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो क्या हो जाता, शून्य। और यदि हम विभव की बात करते हैं तो नियत होता है। ये चित्र में बनाया था, इसमें इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य, लेकिन जो विभव होगा वो विभव का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। जितना बाहर उतना अंदर सब कुछ ये रहता, विभव का मान शून्य नहीं होता है अंदर। और ये क्वेश्चन को ज़्यादा टेस्ट करते हैं। ठीक, कभी इसमें विद्युत क्षेत्र लिख देंगे, कभी विभव लिख देंगे। विद्युत क्षेत्र लिखे तो आंसर क्या, शून्य, और विभव लिखे तो नियत। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव का मान शून्य होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव में दो स्थितियां होती हैं यार, एक क्या होता है अक्षीय और एक होता है निरक्षीय। तो कहाँ पर शून्य हुआ करता है, निरक्षीय रेखा में, निरक्षीय में शून्य होता है। तो इतना बड़ा ना लिखना हो तो सीधे लिख देना निरक्षीय स्थिति में, बस इतना बड़ा लिख देना। ठीक, अब छठवां क्वेश्चन पहुँच जाते हैं, जब किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम क्यों हो जाती है। अब एक हम निकाले थे, इसमें शायद आपको ध्यान हो, परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखे थे और एक चालक को विद्युत क्षेत्र में रखे थे। इस तरह का मैं चित्र बनाया था, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर ये था बाह्य विद्युत क्षेत्र में, इसको लिखा था क्या, EO। तो ये था बाह्य विद्युत क्षेत्र, और इसी के अंदर मान के चलो छोटा सा इसके विपरीत दिशा में क्या निकलता था, E-in। ठीक है, किसका मान कम दिख रहा है यार, ये जो ये लाइन छोटी है उसका मान क्या है, कम, और इसका मान क्या है, अधिक है। तो क्वेश्चन ये है, यदि हम परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं तो विद्युत क्षेत्र कम क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये विद्युत क्षेत्र जो इसको घटा देता है, फिर से समझ लो, अभी समझ में नहीं आया। मान लो इसका विद्युत क्षेत्र जो हम बाहर का लगा रहे हैं वो कितना है, 10 न्यूटन कूलाम। जब हम इसको रखे, इसके भीतर गए, तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र बना, मान के चलो कि वो 3 न्यूटन कूलाम बना, लेकिन किस दिशा में बना, उल्टा दिशा में। तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इसका मान घटा कि बढ़ा, घटा। क्यों घटा, ये क्वेश्चन इसलिए घटा क्योंकि ये इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा उत्पन्न हो जाता है, विपरीत दिशा में, बस इतना है। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न हो जाता है, ये विपरीत दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। या कह सकते हो कि विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये कम हो जाता है। दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा क्षय कब नहीं होता, जब दोनों का विभव समान हो। विभव समान होगा तो आवेश इधर उधर जाएंगे नहीं। आवेश का प्रवाह कब होता है, जब विभवांतर हो। आवेश का प्रवाह तब होगा जब क्या होना चाहिए, विभवांतर। और विभव समान होगा तो आवेश बहेंगे नहीं, तो ऊर्जा का क्षय ना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अलग होगा जब दोनों का विभव समान होगा। हाँ, इसके बाद इसमें बात करो अब।
किसी चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ती है। वैसे पहले पढ़ चुके, परावैद्युत पदार्थ रखने पर, कुचालक का मतलब क्या समझना, परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। अब यहाँ पर देख लेते, 9वां प्रश्न है संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब, इसको कब पढ़ लेना, हाँ कब जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं? जब धारिता का कैसा मान प्राप्त करना हो? निम्न मान। श्रेणी क्रम का सूत्र था 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये बटे का मतलब भाग है, और किसी चीज़ का भाग करोगे हमेशा छोटा होगा कि बड़ा? छोटा होगा। तो इससे हमको कैसा मान प्राप्त होगा? निम्न। ठीक, अब ये 10वां नंबर देख लेते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है जो ऊपर कर लिए थे। दो समान धारिता के हैं, उनका नाम क्या है? C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, संयुक्त धारिता, इसी को कुल धारिता, इसी को तुल्य धारिता, बहुत सारे नाम, टोटल कह लो, सीधे सीधे अंग्रेजी में क्या है? टोटल कैपेसिटेंस कितना है। तो इसका सूत्र लगाओगे 1/C डैश। यहाँ C डैश भी लिख सकते हो, CS भी लिख सकते हो, C1 भी लिख सकते हो। ये है कि सब एक जैसे ना हो जाए, CS ये तो पता ना चले कौन ओरिजिनल वाला है कौन DF वाला, इसलिए इसका नाम कुछ अलग कर देते हैं। ठीक, सूत्र क्या था? 1/C1 प्लस 1/C2, लेकिन C1 का मान भी क्या है? C, और C2 का मान भी क्या है? C, और ये आंसर कितना आ गया? 2/C। और यहीं पर गलती हो जाती है, जब तक हम इसको सीधा ना करेंगे तब तक आंसर नहीं करेंगे, इसको हम उल्टा करेंगे। C डैश को मैं कहाँ लिख दिया? ऊपर, ये बटे में था ना, इसको कहाँ लिख दिए हैं? ऊपर, तो ये भी पलट जाता है, C बटे क्या हो जाता है? 2। तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना है, जहाँ बटे वाला है उसमें पलटना पड़ता है फाइनल आंसर में। चलो, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? ये अक्सर आता रहता है, 2 नंबर का प्रश्न है ना। तो इसी में परिभाषा बताया था ना, यहीं से, इसमें वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, परिभाषा बन गई समविभव पृष्ठ। क्या? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। अब इसमें लिखा है, इसकी विशेषताएं लिखिए। कभी कभी परीक्षा में ऐसे आता है, संख्या दे देता है कि इसकी 2 विशेषताएं लिखिए, है ना। तो आपको लिमिट नहीं हो जाना है, यदि 2 पूछे तो आप एक एक्स्ट्रा, है ना, जैसा ऐसा मार्केट का ट्रेंड चलता है ना, 2 में 1 फ्री, ऐसा आपको यहाँ पर चलना है। एक आध जो है आपसे बनता है तो एक्स्ट्रा लिख दिया करो विशेषताएं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। ये अकेला भी आ जाता है खाली स्थान में भरने के लिए, है ना। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश, एकांक न लिखे तो आवेश भी लिख सकता है। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य खाली स्थान होता है, क्या भर दोगे? माने इसका टेस्ट 1-1 नंबर वाला भी आ जाता है। ठीक, विद्युत बल रेखाएं और समविभव पृष्ठ अभिलंबवत होती, शुरू का क्वेश्चन था, उसमें पूछे थे कि विद्युत बल रेखा और समविभव पृष्ठ के बीच का कोण होता है ना। विद्युत बल नहीं रेखा था, विद्युत क्षेत्र लिखा था, उतनी बात है ना। तो यही वाला क्वेश्चन उसी को पूछ लिया था ऊपर। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करते। क्या पूछा है? 2pf, 3pf, 4pf धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में ऐसे आ गया है। और ये प्रश्न हम अभी NCERT वाला जब न्यूमेरिकल कर रहे थे ना, वहाँ भी करे थे। तो सबसे पहले देख लो कि कौन सा क्रम है? समांतर। तो पहले जो दिया होता है, न्यूमेरिकल करने का तरीका ये है, प्रश्न पढ़ो, उसमें से जो दिया है उसको पहले अलग कर लो। तो ये जैसे ये दिया है तो इसको हम मान लिए C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं, या फिर पूरा भी लिख सकते हो कि समांतर क्रम में धारिता, ऐसा भी लिख सकते हो। सूत्र क्या होता है? C1, C2, C3। अब यहाँ पर C1 का मान कितना है? 2, C2 का मान कितना है? 3, और C3 का मान कितना है? 4। इन सभी को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 9। ठीक है, और ये NCERT में 2 साल पहले, उसमें बोर्ड एग्ज़ाम में 2 साल पहले क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एक लड़के का नंबर सिर्फ इसलिए 1 नंबर कट गया था कि ये नहीं लिखा था पिकोफैरेड, सिर्फ 9 लिखा था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किस में आएगा, उसका मात्रक। जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं ना, तो उसका मात्रक जरूर लिखना चाहिए, उसका नंबर होता है, कट जाता है वो। फिर आगे बढ़े,
किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो चालक में आवेश की मात्रा बढ़ा देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ऐसे समझ लो कि आपके पास बाल्टी है 5 लीटर की, ठीक है, अब उसमें 3 लीटर पानी भर दो, अब उसमें कितना समाएगा? नहीं, 3 तो भरा ही है, अब कितना समाएगा? 2। तो उसकी धारिता घट गई कि बढ़ गई? बढ़ गई, घट गई भाई। पहले 3 तो पहले से भरा है, अब 5 तो नहीं भर सकते इकट्ठा, आप कितना भरोगे? जैसे जैसे भरते जाओगे उसकी धारिता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, ठीक है ना। हाँ, ऐसे हाँ, पानी का मान जो भी घटता जाएगा। ऐसा परावैद्युतांक हमेशा परावैद्युत पदार्थ को रखने पर धारिता क्या होती है? बढ़ती है। यदि कोई अन्य चालक समीप मिलाएंगे तो धारिता बढ़ती है। ये संधारित्र का कॉन्सेप्ट ही है। उसमें क्या किए थे कि आवेशित चालक लाए थे, एक अनावेशित चालक लाए थे, तो उसकी धारिता क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। सिद्धांत आपको यदि ध्यान हो तो, है ना, कि एक प्लेट को लाते थे अनावेशित के पास तो उसके पास वाले तल में ऋणावेश, दूर वाले तल में धनावेश। ऋणावेश जो है उसके विभव को घटाता था, धनावेश विभव को बढ़ाता था। फिर धनावेश को पृथ्वी से जोड़ देते थे तो धनावेश पृथ्वी में, ऋणावेश शेष बचता था, उसका विभव घट जाता था, धारिता बढ़ जाती। तो अन्य चालक को लाओगे तो धारिता क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। और क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी क्या होता है? बढ़ता है। क्षेत्रफल का मतलब यही है, इस कमरे को मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं तो और लड़के समा जाएंगे। यही है क्षेत्रफल का कंसेप्ट कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, आवेश ज़्यादा आ जाएंगे। कि पृथ्वी का मानक विभव शून्य है, इस बार दिया है कि पृथ्वी का विभव शून्य है, अब बताना है कि शून्य क्यों है ना? क्यों? पृथ्वी एक कैसा है? विशाल चालक, जिसमें आवेशों के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वो कैसा होता है? एक शून्य माना गया है, ठीक। अगला देख लो, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रच्छेद क्यों नहीं करते हैं? तो यहाँ पर भी है, ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन। 2 भिन्न सतहों के विद्युत विभव भिन्न भिन्न होते हैं, यदि प्रच्छेद करेंगे तो एक ही बिंदु पर 2 विभव हो जाएंगे। थोड़ा समझना, यदि मैं ये पृष्ठ बनाया, इसके विभव का मान मान लो 5 वोल्ट है, इसके विभव का मान कितना है? 5 वोल्ट। अब मैं दूसरा यदि यहाँ पर दूसरा ला दिया और मान लिया कि ये दोनों काट रहे हैं यहाँ पर, ठीक, इसका वोल्ट कितना है? 3 है, ऐसा मान लेते हैं। तो इस बिंदु पर कितने विभव माने जाएंगे? अब मैं यहाँ पर क्या मानूं? इसका मानूं कि इसका मानूं? किसका मानूं? और एक बिंदु पर 2 विभव हो नहीं सकते, ठीक। अब दोनों जुड़े हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? यदि हम ये प्रच्छेद करेंगे तो एक ही बिंदु पर कितने विभव हो जाएंगे? 2, जो कि संभव नहीं है। तो यही है कि यदि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं तो एक ही बिंदु पर कितने विभव हो जाएंगे? 2 विभव हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। 2 विभव नहीं हो सकते एक बिंदु, ठीक है। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला था, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? यदि काटेंगी तो प्रच्छेद बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी? 2, जिससे विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो जाएंगी? 2, जो कि संभव नहीं है। उसमें दिशा की बात कर देते थे, ये अदिश है तो इसमें दिशा उसा नहीं बताना, ठीक है। किसी खोखले गोली चालक के अंदर विभव खाली स्थान में पूछे थे और खाली स्थान में क्या भरे थे? नियत। अब ये खाली स्थान हट गया, अब नियत होता क्यों है? ये एक ठोस प्रश्न है, ठीक है। तो किसी भी चालक को यदि आवेश देते हैं तो हमेशा आवेश कहाँ पर होते हैं? सतह पर। और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य। ये तो पहले बता चुका हूँ कि आवेश जितना भी दोगे कहाँ रहेगा? सतह पर। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य, ठीक है। अब अंदर की बात करते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र शून्य है तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लिए जाने में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। तो विभव का मान भी क्या होगा? शून्य, क्योंकि सूत्र होता है विभव का W/Q, ये सूत्र होता है। भैया W शून्य हो गया है तो V का मान क्या होगा? शून्य होगा। W क्यों शून्य हुआ? फिर से चित्र बना के बताता हूँ। ये मान लो खोखली गोली चालक है, ठीक है। यदि मैं इसको आवेश दूंगा, जितने भी आवेश दूंगा ये कहाँ आ जाएंगे? सतह पर। भीतर भी डाल दूंगा, कहाँ आ जाएंगे? सतह पर। अंदर रह ही नहीं सकते, उनका घर ही नहीं, भगा देंगे उसको वहाँ से। इसका विद्युत क्षेत्र कितना है? शून्य। यदि विद्युत क्षेत्र शून्य है तो मैं आवेश को इधर से इधर ले जाऊं तो किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य। और जब कार्य शून्य है तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये वो, ठीक है।
और शून्य हो गया तो एक तरह से मान सकते हैं कि विभव एक तरह का क्या हो गया, नियत हो गया, माने विभव में परिवर्तन शून्य है। फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। इस बिंदु से इस बिंदु तक यदि हम ले गए हैं तो कार्य का मान क्या है, शून्य, और विभव के परिवर्तन का मान शून्य है। विभव यदि परिवर्तन ना हो इसका मतलब क्या है, नियत है। यदि मैं बोलूं कि ये अजय घर गए, यहाँ 150 सेंटीमीटर हैं, एक महीने बाद मैं बात किया कि कितने ये बढ़ गए, तो फिर भी 150 ही हैं, कुछ अंतर आया, इसके ऊंचाई में अंतर नहीं आया। ऊंचाई के अंतर का मान क्या है, शून्य है। ऊंचाई के अंतर का मान क्या है, शून्य। तो ऊंचाई नियत है कि कुछ अलग हुई, नियत है। बस यही चीज़ है कि यदि यहाँ पर विभवांतर का, ये विभव में परिवर्तन का मान शून्य होगा, इसका मतलब ये है विभव का मान क्या है, नियत है। विभव नहीं बदल रहा है तो उसको दो तरीके से बोल सकते हो, नहीं बदल रहा माने वो क्या है, नियत है। ठीक, तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा लाइन हो गया, कैसे लिखोगे फिर से रिपीट करता हूँ, दिमाग में नहीं बैठ, फेस ऐसा बता रहा है, सूख रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले खोखली गोली चालक है, आवेश दोगे तो कहाँ रहेगा, सतह पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर क्या होगी, शून्य होगी। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाओगे तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। विभव में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। विभव में परिवर्तन क्या होगा, शून्य, जिससे विभव का मान क्या होगा, नियत होगा। बस इतना लिखना, तीन चीजें समझ में आ गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, कार्य शून्य, विभव में परिवर्तन शून्य, इसलिए विभव नियत। ठीक है, इन चीजों को मिला के लिख दोगे। देखो, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो और विभव क्या हो, अशून्य हो? संभव है? हाँ, अभी यही ऊपर वाला क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, शून्य, और विभव शून्य नहीं होना चाहिए। अशून्य का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है, खोखला गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य, लेकिन विभव शून्य नहीं होता, नियत होता है। ठीक है, तो यही इसका जवाब क्या है, हाँ, आवेशित खोखली गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन विभव का मान नियत होता है, शून्य नहीं होता। ठीक, ये 2 नंबर का प्रश्न है और ये भी अधिकतर आता है, ये जैसे समविभव पृष्ठ वाला है, ये वाला भी पूछता है। किसी चालक के विद्युत धारिता से क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो सब कुछ ये भूल जाया करो, परिभाषा रुभाषा, सबसे पहले ये सूत्र में पहुंचा करो, ये सरल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ किसी चालक को दी गई आवेश की मात्रा और उसके विभव में वृद्धि और फिर इसके के अनुपात को वो चालक की धारिता कहते हैं। सीधा सीधा फिर से बोलो, इसका ये क्या है, चालक को दी गई आवेश की मात्रा और ये क्या है, विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। ठीक, और दूसरा ये है कि यदि हम उसका विभव एकांक मान लें, यदि इसका मान 1 मान ले तो C बराबर क्या होता है, Q। तो यही है, चालक को दी गई आवेश की मात्रा धारिता के बराबर होती है यदि विभव का मान क्या हो, एकांक। ऐसा भी बना सकते हो, जो भी आपको सरल लग जाए उस तरीके से कर सकते हो। मुझे लगता है अनुपात वाला दिमाग में बैठा है, क्योंकि मैं दोबारा बताया तो आपकी उंगली जो है ओंठों में आ गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, इसकी धारिता का मात्रा क्या होता है, फैरेड। हिंदी में भी लिख देना और उसमें भी। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है? अब एक देखना, एक गोला ऐसा है और दूसरा गोला भी इसी के जैसा है, भाई भाई है, पर ये भाई जो है अंदर से भरा हुआ है, खाया पिया है। ठीक है, और ये भाई खोखला है। ठीक, अब दोनों को बराबर आवेश दे रहे हैं, किसमें ज़्यादा आवेश समाएगा यार, किसमें समाएगा? आवेश दोनों में बराबर समाएगा, क्योंकि आवेश तो भीतर रहता नहीं। खोखला है तो क्या इधर थोड़ी ना घुसेगा, आवेश कहाँ रहता है, सतह पर। तो सतह की दोनों की तो बराबर है, सतह दोनों की सरफेस ऊपर की क्या है, बराबर, इसलिए दोनों में आवेश कैसा होगा, समान। तो इनकी सतह एक जैसे होती है, सतह का क्षेत्रफल एक जैसे होगा तो आवेश का मान भी क्या होगा, समान, क्योंकि आवेश कहाँ रहते हैं, सतह। भीतर तुम खाली कर दो तो कोई मतलब नहीं, भर दो तो कोई मतलब नहीं, उसको रहना बाहर। ठीक है, अब ये 12 नंबर में पहुँचते हैं। क्या 1 फैरेड धारिता वाला चालक
व्यवहार में संभव है। मैं उस दिन बता रहा था कि जो फैरड होता है वो एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, माने पृथ्वी से भी बड़ा चालक चाहिए तब 1 फैरड धारिता होगी उसकी। ठीक, तो इसको सिद्ध करना है कि कैसे होगी, बताओ, हम सुनेंगे नहीं तुम्हारा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, C का मान कितना दे दिया, 1 फैरड दिया ना, कि धारिता कितनी है, 1 फैरड, और चालक की धारिता का ये सूत्र होता है 1/4πε0r। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर R निकालना है, त्रिज्या, इससे पता चलेगा कि कितना बड़ा चालक चाहिए। तो R का सूत्र बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा तो बटे में आएगा। पक्षांतर समझ में आ रहा है यार? ये 1/4πε0 कैसे आ गया, पक्षांतर कर दिए। ठीक है, हाँ, 80 तो पहले से था तो ये लिख दिए। अब इनका मान रख दें, इसका मान कितना होता है, हाँ, C का मान कितना दिया है, 1, इतना मीटर, 9 × 10⁻9 मीटर त्रिज्या चाहिए चालक की, है ना। माने 9 के बाद 9 ठो शून्य है, 9 के बाद क्या है, 9 शून्य है। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर में, किलोमीटर में 3 होती है और मीटर में कितना, 6। अब इसकी घात कितनी है, 6, इसकी घात कितनी है, 9। माने बृहस्पति ग्रह के बराबर चालक चाहिए, बृहस्पति ग्रह इससे बड़ा है ना, उतना बड़ा चालक चाहिए 1 फैरड की धारिता के लिए। ठीक है।